कन्नौज में दिव्यांग रिक्शा चालक को पीटने वाला सिपाही निलंबित हो गया है। पीड़ित को पत्नी के सामने ही सिपाही ने बुरी तरह पीटा था। कानपुर में नशेड़ी रईसजादे ने सड़क पर खूब हंगामा किया। कार में टक्कर के बाद बाइक सवार को जमकर पीटा। सिपाहियों से भी हाथापाई की थी। फिरोजाबाद में चलती ट्रेन में भीषण आग लग गई। पेमेश्वर गेट पर यह हादसा हुआ। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में मालगाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियां यहां पहुंची, लेकिन उनके भी पसीने छूट गए आग बुझाने में। खटीमा में प्रेमिका को लेकर 2 गुटों में मारपीट के बाद गोली चली। 1 गुट के 3 लोग जख्मी। घटना का वीडियो आया सामने। गाजीपुर में कोविड अस्पताल में बदइंतजामी की पोल खुली। अस्पताल में गंदगी का अंबार। मरीजों को पीने तक का पानी नहीं मिल रहा। अमेठी के जगापुर गांव में जमीनी विवाद में 2 गुटों में मारपीट। महिला को अर्धनग्न कर दबंगों ने पीटा। हिरासत में लिए गए लगभग 6 लोग। कानपुर देहात में मामूली विवाद में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। 12 लोग घायल। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। झांसी के पैथा गांव में बिजली विभाग की टीम पर हमला। कटिया हटवाने गई थी विभाग की टीम। गाड़ियों में की तोड़फोड़। शाहजहांपुर के अकबरी गांव में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को नाली में बंद किया। वन विभाग की टीम ने पानी में छोड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और सबसे पहले बात करेंगे नशेबाज रईसजादों की। तो कानपुर के फीलखाना इलाके में देर रात नशेबाज रईसजादों की गुंडई देखने को मिली, जहां बाइक से टक्कर लगी। तो इसके बाद रईसजादे को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने देर रात सड़क पर हंगामा कर दिया। बाइक सवार युवक को बीच सड़क पीटना शुरू कर दिया। और इस दौरान जब बवाल रोकने के लिए 2 सिपाही मौके पर पहुंचे तो लड़के ने उनको भी नहीं बख्शा। उनसे भी हाथापाई शुरू कर दी और उसके बाद मौका देखकर वहां से भाग गया। तो रईसजादे के साथ 2 युवतियां भी थी। तो बताया गया है कि जो ये तीनों कार सवार थे, ये सब के सब नशे में धुत थे और नशे में धुत होकर ही इन्होंने बीच सड़क देर रात हंगामा किया। और तो और पुलिस के 2 सिपाही जो इस हंगामे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे थे, उनको भी नहीं बख्शा गया। एक तो पैसे का नशा, ऊपर से शराब का नशा, और ये दोनों नशों में ये सब कुछ भूल गए और पुलिस से भी भिड़ बैठे। तो ये तस्वीरें आप देखिए कानपुर के फीलखाना इलाके की, जिसमें 2 युवतियां भी हैं और एक युवक है जो गाड़ी चला रहा था। तभी किसी की बाइक से हल्की सी टक्कर हुई। पहले बाइक सवार को पीटना शुरू किया, फिर 2 पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो श्याम, जरा बताइए, जो एक घटना हुई उसके बाद क्या कुछ पहचान हो पाई है इनकी? बिल्कुल, जिस तरीके से घटना सामने आई वो बताती है किस तरीके से रईसजादे और उस पर अगर नशा हो तो किस तरीके का आतंक शहर पर देखने को मिल सकता है। मामूली सी टक्कर लगी थी कार की और उसके बाद रईसजादा कार से उतरा और उसने जिस युवक से टक्कर लगी थी, हालांकि वो भी सड़क पर गिरकर मामूली रूप से घायल हुआ था, और उसको पीटना शुरू कर दिया। पड़ोस में खड़े 2 सिपाही वहाँ पर आए। उन्होंने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो रईसजादा उनसे भिड़ गया और काफ़ी देर तक हाथ टाक चलती रही और धक्का मुक्की भी की। अपने ऊपर पुलिस वालों और स्थानीय लोगों को हावी होता देख युवक जो अपनी महिला साथी थी उसके साथ कार में बैठ करके फरार हो गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि चौराहे पर सब कुछ ये हुआ, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे और पुलिसकर्मियों ने युवक को हिरासत में लेने का प्रयास नहीं किया और युवक वहां से फरार हो गया। अगर यही कारनामा किसी गरीब आदमी ने किया होता, 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हुई होती तो शायद पुलिसकर्मी दोनों को पकड़कर थाने ले जाते और कार्रवाई करते। लेकिन जब कोई कारनामा रईसजादा करता है, अमीर आदमी करता है, तो उसके ऊपर हाथ डालने से पुलिस डरती है। तो और यही वजह है बिल्कुल कल तो क्योंकि इतना मुश्किल नहीं था 2 सिपाहियों के लिए कि इसको पकड़कर ले जाते अपने साथ, वो भी तब जबकि नशे में धुत था। तो उसके बाद क्या कुछ हरकत में आया पुलिस महकमा, या आप भी प्रभाव में है पैसे के? देखिए, पुलिस इसको एक मामूली घटना मान करके चल रही है। हालांकि ये गैर मामूली है, क्योंकि इस तरीके से ये माना जा सकता है कि बगल में सिपाही थे और आगे उन्होंने बीच बचाव किया, वरना ये घटना और बड़ा रूप ले सकती थी, मारपीट बढ़ सकती थी और इसमें आगे कुछ भी हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को चीज़ों को नज़रअंदाज करने की आदत सी हो गई है, छोटी छोटी घटनाओं को नज़रअंदाज करती है और बाद में जब ये बड़ा रूप ले लेती हैं तो पुलिस के गले की फांस बनती हैं। उसी की नज़ीर ये है कि एक पुलिस ने इसको मामूली घटना मान लिया है और रईसजादे की तलाश नहीं की। हालांकि रईसजादे को वहीं पर मौके पर पकड़ा जा सकता था और पुलिस उसका नशा थाने में ले जाकर के उतार सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बहुत शर्मनाक है। यानी कि जितना बड़ा आपका रुतबा, जितने बड़े आर्थिक रसूखदार हैं आप, तो आपका अपराध उतना मामूली हो जाता है। जबकि जो पुलिसकर्मी है उनके साथ भी इसने हाथापाई की है, उनके साथ भी धक्का मुक्की की है। आप बीच सड़क में किसी को भी मार देंगे, हाथ में हथियार होता तो शायद कुछ और बड़ी घटना कर देते, लेकिन पुलिस यहां पर कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि रईसजादा इससे जुड़ा है, तो इसलिए उनको ये घटना मामूली लग रही है। शुक्रिया श्याम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगली खबर अंबेडकर नगर से, जहां एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है और ये टॉप 10 लिस्ट में शामिल था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुकेश चौहान को गिरफ्तार किया है। टांडा थाने का टॉप 10 बदमाश है मुकेश चौहान। तो मुठभेड़ के दौरान गोली लगी, हालांकि एक सिपाही भी इस दौरान जख्मी हो गए। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और 3 स्मार्टफोन मिले हैं। आलापुर और जहांगीरगंज थाने की टीम ने मिलकर कार्रवाई की और इस टॉप 10 बदमाश मुकेश चौहान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। के पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। तो किस तरह का अपराधी था, क्या क्या मामले दर्ज थे और कब से तलाश की जा रही थी इसकी? देखिए प्रीति, ये जिले का टॉप 10 अपराधी है और इसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। ये टांडा क्षेत्र का रहने वाला है और बीती रात ये आलापुर क्षेत्र के टहोरा घाट की तरफ जा रहा था। जब चेकिंग के दौरान पुलिस ने इसको पकड़ने की कोशिश की, इसके दौरान इसने पुलिस पर फायरिंग भी की और इस फायरिंग में इस बदमाश के भी पैर में गोली लगी है और एक सिपाही के पैर में भी गोली लगी है। दोनों को अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जी धन्यवाद आपका जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खबर चंदौली से है, जहां एक युवक की हत्या हुई है और हत्या का आरोप लगा है दोस्त पर। कत्ल के बाद किडनैपिंग की झूठी कहानी बताई, यानी कि पहले अपने दोस्त की हत्या कर दी और घर वालों से कहा कि उसका अपहरण हो गया है और उसके दोस्त ने अपने ही घर में हत्या के बाद शव को दफन भी कर दिया। तो शराब के नशे में युवक की हत्या की गई थी। मृतक के दोस्त और भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सदर कोतवाली के बिछिया गांव की पूरी घटना है। तो किडनैप के बाद यहां पर बाकायदा फिरौती मांगी गई थी, जबकि उसे यहां पर सीधे तरीके से मार दिया गया और घर में ही दफन कर दिया गया। तो फिरौती में मांगे गए यहां पर रकम के बाद जब पुलिस कार्रवाई करने लगी तो जमीन में गढ़ा हुआ युवक का शव मिला है और शराब के नशे में ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और नाम इसमें दोस्त का ही सामने आया है। उसका फ़ोन ओपन किया और ये पूरी कहानी गढ़ी किडनैपिंग वाली, ताकि पुलिस और बाकी लोग डाइवर्ट हो जाएं। तो वो यहाँ से फिर वो गया, यहाँ से बॉर्डर पे गया, बॉर्डर पे जाके फ़ोन ऑन किया, वो ऑन करके उसने मैसेज और कॉल दोनों किए हैं जो सिद्धार्थ जायसवाल है उसके छोटे भाई जय जायसवाल को, ये बताने के लिए कि तुम्हारा भाई किडनैप हो गया है। और फिर उसके बाद ये कॉल करके ये वापस आ गया और अपने छोटे भाई को सेम टी शर्ट में उसके बाद इसने घुमाने के लिए वहाँ भेज दिया। नितिन गोस्वामी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। तो नितिन, ये बड़ी घटना है जिसमें दोस्त ने ही दोस्त को मार दिया। नितिन, तो नितिन ये बड़ी ही चौंकाने वाली घटना है क्योंकि दोस्त ने ही दोस्त का कत्ल किया यहाँ पर। जी अतिथि, आपको बता दें कि ये घटना सिर्फ एक सिगरेट के लिए हुई है। दरअसल इस दोनों का घर आसपास था और कल की जब ये घटना है, जब पुलिस को ये पता लगा तो पुलिस ने जब इंटरोगेट किया तो पुलिस को बताया गया कि शुक्रिया नितिन, आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं है आपकी। तो फिलहाल ये दोस्त ने ही कत्ल किया था और इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। तो चंदौली से एक खबर आई है, जहां पहले किडनैप किया अपने दोस्त का, घर वालों से फिरौती मांगी और उसके बाद जब नहीं मिली तो फिर शव को अपने घर में गाड़ दिया। तो 15 तारीख की शाम से युवक गायब था और फिलहाल जो मृतक है उसके दोस्त को और दोस्त के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी ही ये चौंकाने वाली घटना थी जब इसका खुलासा हुआ। तो 15 तारीख को ही ये युवक गायब था और कल जाके इसका खुलासा हुआ है कि दोस्त ने ही अपने दोस्त का कत्ल कर अपने घर में उसके शव को दफन कर दिया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि नोएडा में देश की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाएंगे और ये फिल्म सिटी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हो सकती है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कार्य योजना तैयार करने के लिए कह दिया है और नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में से किसी एक प्राधिकरण को फिल्म निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था करनी होगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस दिशा में भूमि के विकल्पों के साथ कार्य योजना तैयार करने के निर्देश तुरंत दे दिए गए हैं। तो एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी जो जल्द ही नोएडा या ग्रेटर नोएडा या फिर जो यमुना एक्सप्रेसवे है, कोई भी प्राधिकरण एक इसका जमीन का चयन करेगा और उसके बाद कार्य योजना तैयार होगी। तो इससे पहले भी देश में कुछ प्रमुख फिल्म सिटी हैं और उनके नाम भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं उस पर जल्द ही काम हुआ। तो देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी गौतम बुद्ध नगर जिले में होगी। अब वो नोएडा में होगी या ग्रेटर नोएडा में होगी या फिर जो एक्सप्रेसवे है उस और उसके लिए जमीन मिलती है, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन गौतम बुद्ध नगर जिले में देश की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनने जा रही है। तो तुरंत अधिकारियों से इसके लिए जमीन का चयन करने को कहा गया है। तो मुख्यमंत्री की दरियादिली से हर कोई वाकिफ है। जैसे ही किसी को संकट में देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई मदद पहुंचे। तो अब मुख्यमंत्री ने एक छात्र की मदद की है। सीएम ने आईआईटी रुड़की के छात्र की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि आईआईटी छात्र ब्लड कैंसर से पीड़ित है तो तुरंत उसके परिवार से संपर्क किया और 10 लाख की आर्थिक मदद दी है। तो युवक का इलाज लखनऊ के पीजीआई में चल रहा है। वहीं आईआईटी ने रिसर्च स्कॉलर आशीष दीक्षित की मदद के लिए ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया है, जिससे आशीष को और ज्यादा मदद दी जा रही है। तो मुख्यमंत्री ने पीजीआई को निर्देश दिए हैं कि वो युवक के इलाज में कोई कोताही न बरतें और साथ ही आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो इसके साथ भी मदद के लिए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है। तो ब्लड कैंसर से ये छात्र जूझ रहा है जो आईआईटी रुड़की का था। तो जब मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी मिली तो तुरंत परिवार से संपर्क कर 10 लाख की मदद दी है और साथ में ये भी कहा है कि आगे भी अगर भविष्य में जरूरत पड़ती है तो वो मदद के लिए तैयार है। तो लखनऊ की पीजीआई में छात्र का इस वक्त इलाज चल रहा है। आशीष दीक्षित इसका नाम है और पीजीआई से भी कह दिया गया है कि इलाज में किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए और जहां कहीं कमी होती है पैसे की या किसी भी सुविधा की तो सरकार, मुख्यमंत्री उसके साथ हैं। तो इसके अलावा आईआईटी रुड़की ने भी ऐसा ही एक अभियान चलाया है जिसमें लोगों से इस छात्र की मदद के लिए पैसे मांगे गए हैं। अनामिका हमारी सहयोगी फोन लाइन पर हैं। तो अनामिका, तो एक बार फिर आगे बढ़कर मुख्यमंत्री ने खुद के स्तर पर संज्ञान लेते हुए मदद की है। देखिए, जिस तरीके से आईआईटी के शोध के छात्र जो हैं वो ब्लड कैंसर की बीमारी से परेशान है, पीड़ित है, उनका परिवार भी काफी समय से मदद की गुहार लगा रहा था। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली थी इस बात की मुख्यमंत्री कार्यालय को, और जिसके बाद से मदद का ऐलान किया गया, कांटेक्ट किया गया और 10 लाख की मदद के साथ साथ पीजीआई को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो छात्र है इनके इलाज में हर संभव मदद की जाए, कोई कोताही ना बरती जाए। हालांकि इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री का सहायता कोष है उससे अलग अलग लोगों की मदद की जाती रही है, लेकिन आईआईटी रुड़की के शोध छात्र जो आशीष दीक्षित हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर पहल की गई थी मदद मांगने की, जिसका संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बड़ा निर्देश दिया गया है और ये ऐलान किया गया मदद के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनामिका जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री की तरफ से 10 लाख की मदद दी जाएगी। भविष्य में जरूरत पड़ती है तो और भी मदद का भरोसा मुख्यमंत्री ने छात्र को दिलाया है। तो आशीष दीक्षित जो आईआईटी रुड़की के शोध छात्र हैं और ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं, तो फिलहाल लखनऊ के पीजीआई में वो अपना इलाज करा रहे हैं। तो 10 लाख की मदद मुख्यमंत्री की तरफ से और बाकी जो आईआईटी का प्रशासन है वो भी कैंपेन चलाकर छात्र के इलाज के लिए रकम इकट्ठा कर रहा है। तो आशीष दीक्षित जो रुड़की आईआईटी के छात्र हैं और ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं, शोध छात्र थे, तो मुख्यमंत्री ने मदद के लिए 10 लाख देने का ऐलान किया है। और एक और बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संविदा की व्यवस्था अब नए ढंग से लागू नहीं होगी। संविदा की जो व्यवस्था अब तक चली आ रही थी उसी तरीके से चलेगी। सरकार के स्तर पर ऐसा कोई विचार नहीं हुआ है। इसके अलावा जो 50 साल की रिटायरमेंट को लेकर बात था, तो उप मुख्यमंत्री का कहना है डिप्टी सीएम का कि उस पर भी अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है और विपक्षी दल केवल और केवल अफवाह फैला रहे हैं। मचा रहे हैं वो केवल अफवाह फैला रहे हैं।
प्रदेश की सरकार के माध्यम से संविदा की जो पूर्ववत व्यवस्था है उसमें कोई ना परिवर्तन हुआ है, ना अभी होने वाला है, ना कोई ऐसा सरकार के स्तर पर विचार है। आगे भी नहीं होगा नहीं, आगे भी नहीं होगा, ऐसा कोई विचार ही नहीं। 50 साल में रिटायरमेंट है, ये भी अफवाह फैलाने का काम है। ना 50 वर्ष में रिटायरमेंट करने का काम है और ना संविदा की व्यवस्था कोई नए तरीके से लागू करने की योजना। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।